बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सेल पर, सेल की ऑर्गेनेल्स पर और उसको किसने डिस्कवर किया था और कब डिस्कवर किया था। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं और उसकी फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ऐसी ब्रांच को हम क्या कह सकते हैं? साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। सेल हमारे पास क्या है? सेल हमारे पास एक लैटिन वर्ड से निकला है, सेल्यूला से। और सेल्यूला का मतलब क्या होता है? अपार्टमेंट और चेम्बर्स। ये हमारे पास छोटे छोटे चेम्बर्स को कहते हैं। छोटे छोटे चेम्बर्स, उसको सेल का नाम क्यों दिया था? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन द रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड इन 1665 सेल, उसने सेल का नाम क्यों दिया था? बिकॉज ही ऑब्जर्व दैट द कॉर्क ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल चेम्बर्स। उस स्मॉल चेम्बर्स को क्या नाम दिया था? उसने सेल का नाम दे दिया था। अब कार्क हमारे पास क्या होता है? मिसाल के तौर पर अगर ये लकड़ी का क्या है? टुकड़ा है, उसकी जो सेंटर वाली पोर्शन होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? कार्क कह सकते हैं। तो उसने मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए वो स्टडी कर रहा था और मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उसने छोटे छोटे चेम्बर्स देख लिए थे। उसमें उस छोटे चेम्बर को उसने नाम क्या दिया था? सेल्स या सेल्यूला। तो ये हमारे पास क्या है? छोटे छोटे चेम्बर्स हैं। उसने ऑब्जर्व किया था कि ये मतलब हनी बी की तरह, जो हनी बी अपने लिए कॉम्ब बनाते हैं या हाइव्स बनाते हैं, उसमें जो छोटे छोटे चेम्बर्स होते हैं, सेम उसने ऑब्जर्व किया था विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और उस चेम्बर को उसने नाम क्या दिया था? सेल का नाम दे दिया था। फिर इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर किया है। यहाँ मैंने चंद के नाम लिखे हैं। फर्स्ट क्या है? मेरबल इन 1808 he says that all the plants are membranous tissues। प्लांट्स हमारे पास क्या है? ये मेम्ब्रेनियस टिश्यूज है और वो मेम्ब्रेनियस टिश्यूज किस चीज से बने हैं? वो सेल से बने हुए हैं। फिर इसके बाद आया है लामार्क 1809 में आया, एक साल बाद, और उसने बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेम्ब्रेनियस टिश्यूज। ये हमारे पास किस चीज के बने हुए हैं? मेम्ब्रेनियस टिश्यूज। उस टाइम किसी ने ना सेल मेम्ब्रेन को डिस्कवर किया था ना और ऑर्गेनेल्स को डिस्कवर की थी, क्योंकि इस टाइम जो हमारे पास एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं था। तो एडवांस माइक्रोस्कोप ना होने की वजह से हमारे पास ये जो ऑर्गेनेल्स थे वो उस टाइम डिस्कवर नहीं हो गए थे। ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने इन 1833 में। 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? न्यूक्लियस डिस्कवर किया है। ये न्यूक्लियस क्यों डिस्कवर किया है? सबसे पहले द रीजन इज दैट न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज, उसकी जो साइज होती है अदर ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में वो बड़ा है। तो दैट्स व्हाई न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन 1833 में। फिर इसके बाद श्लाइडन आया है। अब श्लाइडन हमारे पास क्या था? श्लाइडन हमारे पास एक बोटानिस्ट था और उसने बोला इन 1838 में कि जितने भी प्लांट्स हैं इस दुनिया में वो सारे सेल्स के बने हुए हैं। ऑल द प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। उसने ये पॉइंट बता दिया था। फिर इसके बाद श्वान आया और श्वान ने एक साल बाद बोल दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो एनिमल्स किस चीज के बने हुए हैं? वो सेल्स के बने हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू श्लाइडन ऑल द प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, अकॉर्डिंग टू द श्वान्स ऑल द एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। और इन दोनों ने मिलके फिर जाके क्या बनाया है? सेल थ्योरी बनाई है। ठीक है। इन दोनों ने क्या पेश किया? सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है? इसकी 4 मेन पॉइंट्स है सेल थ्योरी की। फर्स्ट वन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल। दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज से बने हुए हैं? वो सेल्स के बने हुए हैं। ये क्यों बताया है उन्होंने? द रीजन इज दैट उसने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं दुनिया में, क्योंकि ये एक बोटानिस्ट था तो उसने बोला कि मतलब दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं। इसने बोला है कि दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? वो सेल के बने हुए हैं। तो इन दोनों ने मिलकर ये पॉइंट बताई है और बोला है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, वो किस चीज के बने हुए हैं? वो सेल्स के बने हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट सेल थ्योरी की यही थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये था, some organisms are unicellular and some organisms are multicellular। उन्होंने ये भी बताया है कि मतलब दुनिया में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सेल के बने हुए हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। some organisms are unicellular while some organisms are multicellular। तो उन्होंने ये पॉइंट भी बता दिया था। नेक्स्ट जो बताया है उन्होंने ये बताया है जो हमारे पास नए सेल आते हैं, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट सेल्स।
ये नए सेल्स कहाँ से पैदा होते हैं? जो ऑलरेडी मौजूद सेल होते हैं उससे डिराइव हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक लिविंग बॉडी में एक सेल मौजूद है, मिसाल के तौर पर दिस इज अ सेल विच इज प्रेजेंट इन द लिविंग बॉडी। तो ये क्या कर देता है, एक खास टाइम बाद ये डिवाइड हो जाता है और हमारे पास 2 सेल प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? 2 सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारे पास प्री एग्जिस्टेंट सेल है, पहले से मौजूद सेल है। इसको पेरेंटल सेल भी कह सकते हैं, पेरेंट सेल, पेरेंट सेल। और ये हमारे पास क्या है? डॉटर सेल, सेल। फिर यही डॉटर सेल डिवाइड हो जाता है और हमारे पास और सेल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो हमारे पास ये डॉटर सेल फिर क्या बन जाता है? पेरेंट सेल बन जाता है और उससे आगे फिर क्या बन जाता है? फिर डॉटर सेल बन जाते हैं। अब इसको डॉटर सेल क्यों कह सकते हैं पता है आपको? डॉटर सेल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिर जाके क्या प्रोड्यूस करता है? और सेल्स को प्रोड्यूस करता है। इसको सन सेल नहीं कह सकते क्योंकि मेल हमारे पास क्या है? बच्चे पैदा नहीं कर सकता एलान, बट फीमेल कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस अकॉर्डिंग टू पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ऐसा अमल है जिसमें सिर्फ फीमेल इन्वॉल्व होती है और ये अपने बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, तो ये फिर जाके डिवाइड होता है, हमारे पास नए सेल बन जाते हैं और फिर ये नए सेल जब बढ़ जाते हैं तो फिर ये डिवाइड हो जाते हैं और इससे नए नए सेल बनते हैं। तो सेल थ्योरी की जो मेन थर्ड पॉइंट है वो क्या है? न्यू सेल arise from pre-existing cell, pre-existing cells। और उसकी जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थी सेल थ्योरी की वो क्या थी? सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल, सेल्स कंटेन जेनेटिक मटेरियल। उस टाइम जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या होता है? ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स में। इसको हम जीन्स भी कहते हैं, डीएनए भी कहते हैं। और यही जो जेनेटिक मटेरियल होती है ये करेक्ट ट्रांसफर करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। तो सेल में हमारे पास क्या मौजूद है? ये जो पॉइंट है लास्ट वन, ये बाद में जाके ऐड किया है लोगों ने। ठीक है, क्योंकि जब वो क्या डिस्कवर हो गया था? जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन डिस्कवर हो गई थी, क्रोमोसोम्स डिस्कवर हो गई थी, डीएनए डिस्कवर हो गया, फिर इसको बाद में जाके इस पॉइंट को ऐड किया है। तो एडवांस सेल थ्योरी हमारे पास 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है और ये मैंने आपको बता दिए हैं। इन दोनों ने मिलकर ये सेल थ्योरी पेश की थी। फिर इसके बाद जो हमारे पास था वो क्या था? फुरकिंजी। फुरकिंजी ने इन 1840 में, 1840 में उन्होंने बताया कि मतलब जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्पेस है उसको क्या कह सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था? फुरकिंजी ने। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास क्या है? जो आउटर बॉर्डर है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी जगह है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लाज्म हो या साइटोप्लाज्म हो, दोनों को कंबाइनली हम क्या कह सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया था? फुरकिंजी ने इन 1840 में। ठीक है, अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू मैंने बनाया है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो जगह है इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी खाली स्पेस है उसको हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है हमारे पास? प्रोटोप्लाज्म हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म बराबर है किस चीज की? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है? प्रोटोप्लाज्म बन जाती है। तो प्रोटोप्लाज्म को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया था? फुरकिंजी ने। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है? हॉलिकर। हॉलिकर ने इन 1862 में ये जो स्पेस है सेल में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच ये जो स्पेस है उसको नाम क्या दिया था? साइटोप्लाज्म। तो फुरकिंजी ने हमारे पास प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था और साइटोप्लाज्म का नाम किसने दिया था? हॉलिकर ने। फिर हॉलिकर के बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आता है उसको कहते हैं कॉलिकर। और कोलिकर ने हमारे पास किस चीज को डिस्कवर किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोलिकर डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन 1880, 1880 में। तो ये हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? कोलिकर ने। फिर इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आता है कैमिलो गोल्जी। और कैमिलो गोल्जी ने इन 1891 किस चीज को डिस्कवर किया था? गल्जी एपरेटस को। ये हमारे पास क्या है? गल्जी बॉडी, गल्जी बॉडी। और गल्जी बॉडी को डिस्कवर किया है था किसने? कैमिलो गोल्जी इन 1891। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था? माइटोकॉन्ड्रिया।
फिर इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ये वैक्यूल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया था, फोर्टर इन 1945। इसने किस चीज को डिस्कवर किया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। So the endoplasmic reticulum was discovered by Porter in 1945. फिर इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, उसको कहते हैं रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ये दो साइंटिस्ट थे और उन्होंने इन 1953 किस चीज को डिस्कवर किया था, राइबोसोम्स को, राइबोसोम्स। So ribosomes were discovered by Robinson and Brown। अब राइबोसोम हमारे पास क्या है, ये छोटे छोटे डॉट्स मैंने बनाए हैं, ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम्स है। इसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबिन्सन ने। फिर इसके बाद इन 1955 डी डब उन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय डी डब इन 1955। अब ये हमारे पास क्या है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लिए, इसमें दो पोर्शन है, ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर आगे जाके हम उस एक एक को डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, जनरल डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी सेल्स।